हेलो, वेलकम टू माय चैनल हिम टॉक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर हफ्ते एक नए हेमेटोलॉजी टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और आज मेरा टॉपिक है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईटीपी की परिभाषा कहते हैं। तो आईटीपी क्या होता है, ये किस तरीके से प्रेजेंट करता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या इसका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस होता है। आज इन 4 टॉपिक्स पे हम डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया समझने से पहले सबसे पहला वर्ड जो आपको समझना पड़ेगा वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है वो जानना है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स का कम होना, यानी कि यदि किसी भी इंसान के बॉडी में प्लेटलेट्स लेस देन 1 लाख होते हैं तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में भी सीवियरिटी होती है, माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर किसी की प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 चली जाती हैं तो उसको हम लोग सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की डेफिनेशन में रखते हैं। और दूसरा टर्म है इम्यून। इम्यून मतलब हमारे किसी इम्यून सिस्टम द्वारा जनरेटेड पैथोजेनेसिस, यानी कि किसी एंटीबॉडी के द्वारा या किसी सेल के द्वारा वो प्लेटलेट्स डिस्टरप्ट हो रही हैं तो उसको हम लोग इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ये कैसे प्रेजेंट करती है। आपके मोहल्ले पड़ोस में कई मरीज आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें कि मरीज या उनके रिलेटिव्स जो कि ये बताते हैं कि हमारे प्लेटलेट 20,000 हो गए थे, हमारे प्लेटलेट 12,000 हो गए थे, एक बुखार आया था और उसके बाद वायरल फीवर के बाद हमारे प्लेटलेट्स कभी बढ़े ही नहीं, मतलब 12,000, 20,000, 14,000, 30,000 इस रेंज में चलते रहते हैं। और कई जगह ट्रीटमेंट लिया और किसी भी ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जब प्लेटलेट्स हम देखते हैं कि ये इतने कम हो जाते हैं तो मरीज बहुत ज़्यादा परेशान और चिंता में आ जाते हैं कि कहीं उनको ब्लड कैंसर तो नहीं है। और बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास भी ओपीडी में ये दिखाने आते हैं और इस चिंता के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हमारा बोन मैरो टेस्ट कर दीजिए, हमें बताया गया है कि हमें ब्लड कैंसर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसी भी टाइप का कोई ब्लड कैंसर नहीं है। ये बेसिकली हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडीज बन जा रहे हैं, ये एंटीबॉडीज ही इन प्लेटलेट्स को नष्ट कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन या फीवर आता है तो हमारी बॉडी पूरी क्षमता से उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। जैसे कि आपने कोई टीकाकरण करवाया होगा अपने बच्चे का या खुद अपना ड्यूरिंग कोविड, तो क्या होता है कि वैक्सीन लगाने के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है उस पर्टिकुलर वैक्सीन के अगेंस्ट में, जिस ऑर्गेनिज्म का हमें वैक्सीन लगाया। जैसे कोविड का वैक्सीन लगा था तो कोविड वायरस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और ये एंटीबॉडीज उस बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करती है। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी यदि जो नेचुरल इन्फेक्शंस होते हैं, हमें सीजनल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे सीजनल फ्लू हुआ और बहुत ही तमाम करीबन 50-60 किस्म के वायरल इन्फेक्शंस हमारे सर्कुलेशन में रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमारी बॉडी उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। एक हमारा नेचुरल इम्यून प्रोसेस है। और इस दौरान क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में 10 से 15% पेशेंट में जितनी एंटीबॉडीज की मात्रा होती है उससे कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में बन जाती है। और ये एंटीबॉडीज क्योंकि डिजाइन इस तरीके से की जाती हैं कि ये इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, यानी कि इन्फेक्शन के सेल्स को किल करने के लिए बनी है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो एंटीबॉडीज ज्यादा बनी है तो इन्फेक्शन का जो लोड है, वायरल लोड है, वो कम है और एंटीबॉडीज ज्यादा मात्रा में बन गई हैं तो वो जाके प्लेटलेट्स पे बाइंड करना शुरू कर देती हैं। और इसका रीजन ये है कि जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, जो कि वायरस के एंटीजन से मैच करते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहा जाता है। तो एंटीबॉडीज को ये लगता है कि ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, जबकि वो होते रियली में प्लेटलेट्स हैं और उन पे जाके चिपक जाती हैं और वो एंटीबॉडीज जिस भी चीज से चिपकती हैं उनको ध्वस्त कर देती हैं। तो नॉर्मली ज्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि यूजुअली जब आईटीपी या प्लेटलेट्स लो होते हैं तो एक प्रीसीडिंग हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर या इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो
यूजुअली इसी के रिस्पॉन्स में, तो ये बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी का ये एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, बस एंटीबॉडीज की अधिकता हो गई है। तो इसी के चलते हमारे प्लेटलेट्स हमारी स्प्लीन में यानी कि तिल्ली में डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और इसी के चलते ये प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा शार्पली ड्रॉप हो जाते हैं। अब अगर ये प्लेटलेट्स इतने कम हो गए तो क्या हमें हर प्लेटलेट काउंट, जब इतने सीरियसली कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके प्लेटलेट 5000, 2000, यहाँ तक कि मैंने 1000 प्लेटलेट के काउंट के भी मरीज देखे हैं इस बीमारी से गुजरे। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है फैमिली को बहुत ज्यादा चिंता, टेंशन और ब्लीडिंग का रिस्क, ये सब सवाल दिमाग में उठने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए और सबसे पहले आपको किसी भी निकटतम अपने किसी भी फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन जो कि आपके घर के पास है उनसे संपर्क करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्योंकि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है तो प्लेटलेट चढ़वाने से भी प्लेटलेट बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं है, क्योंकि जितना आप जो प्लेटलेट्स आप चढ़ाते हो वो फिर से एंटीबॉडीज उस पे जाके उसको नष्ट कर देती हैं और फिर से वो प्लेटलेट्स बिल्कुल भी, आपको लगता है कि हमने कल 3 बैग या 4 बैग प्लेटलेट के चढ़ाए और प्लेटलेट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़े। तो इस बीमारी में हमें जो ट्रीटमेंट देना होता है वो बहुत ही अलग किस्म का ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट है IVIG, इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि हमें एंटीबॉडी का तोड़ एंटीबॉडी बाहर से चढ़ा के ही करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जब किसी के प्लेटलेट लेस देन 10,000 चले जाते हैं तो हम लोग IVIG का इमरजेंसी ट्रीटमेंट में प्रयोग करते हैं और ये हम बाहर से एंटीबॉडीज चढ़ाते हैं। इस एंटीबॉडीज को चढ़ाने का फायदा क्या होता है? इस एंटीबॉडी को चढ़ाने का ये फायदा होता है कि जो हम ये एंटीबॉडी चढ़ा रहे हैं ये नॉन हार्मलेस एंटीबॉडीज हैं, ये उन एंटीबॉडीज से थोड़ी सी भिन्न है जो हम बाहर से चढ़ा रहे हैं। तो ये जाके प्लेटलेट्स को अपने प्लेटलेट के सरफेस को कोट कर देती हैं और उस प्लेटलेट के सरफेस को कोट करने के बाद जो पेशेंट की अपनी अंदरूनी एंटीबॉडीज हैं वो बाइंड ही नहीं कर पाती। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारे प्लेटलेट जो टूट रहे थे वो टूटने बंद हो जाते हैं और प्लेटलेट झट से हमारा विदिन 24 to 48 आवर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट जो होता है इसमें वो होता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली प्रयोग किए जाते हैं और उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज की जो मात्रा है, जो हमारी बॉडी ने बहुत हाई मात्रा में एंटीबॉडीज बना दी है, उसका प्रोडक्शन को लो कर देते हैं। तो जैसे ही एंटीबॉडीज की मात्रा कम होती है तो प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा जो कि अभी लेटेस्ट पिछले कुछ 3 या 4 सालों में दवाइयां आई हैं वो है थ्रोम्बोपोएटिन एनालॉग्स, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में भी होते हैं और टैबलेट के फॉर्म में भी होते हैं और ये भी प्लेटलेट के प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं और उनकी मात्रा को, एंटीबॉडीज की मात्रा को भी कम करते हैं। तो मुख्यतः हमारे पास ये 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और किसी पेशेंट को अगर यदि ब्लीडिंग हो रही है, या तो लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, उसके पैखाने में ब्लड आ रहा है, या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या कहीं उसको सर में, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, या कुछ ऐसा सीरियस हुआ है, तो हमें इमरजेंसी प्लेटलेट्स भी चढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने का एक ही तरीका होता है प्लेटलेट्स चढ़ाना। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ये बीमारी से बाहर आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 98 to 99% पेशेंट्स की प्लेटलेट इन बताए गए ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड करती हैं और बिल्कुल नॉर्मल की तरफ हो जाती हैं। लेकिन 1% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और वाकई उन पेशेंट्स में ये जो ITP है ये बहुत ही सीवियर किस्म का समझा जाता है। उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वो आज तक विज्ञान पता नहीं लगा पाया है, लेकिन जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं और हिट एंड ट्राई करके हमें देखना पड़ता है कि कौन सी दवा उस मरीज में काम कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या बोन मैरो टेस्ट हर एक ITP पेशेंट में कराना चाहिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यदि ये बीमारी बच्चों में है, छोटे बच्चों में पाई जाती है, यानी कि 10 साल से कम आयु के बच्चों में, तो नॉर्मली हमें बोन मैरो टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अगर उसका हीमोग्लोबिन सही है और WBC काउंट भी सही है। हम बोन मैरो टेस्ट तभी करते हैं यदि उसका प्लेटलेट कम होने के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी कम हो, या उसका WBC काउंट बहुत अधिक कम हो या बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो, जब हमें संदेह होता है कि ये ब्लड कैंसर भी हो सकता है।
अदरवाइज एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे में हमें खाली सिर्फ लो प्लेटलेट्स के लिए बोन मैरो टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अडल्ट्स में यूजुअली हमें, क्योंकि बहुत सारी अदर कंडीशंस भी होती हैं, अलग टाइप के ब्लड कैंसर्स भी होते हैं बड़ों या बुजुर्गों में, तो हमें बोन मैरो टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो काफी केसेस में हमें करना पड़ता है ये रूल आउट करने के लिए कि कहीं हम कोई और सीरियस बीमारी से डील तो नहीं कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का बोन मैरो टेस्ट नॉर्मल आता है यदि वो वाकई इस बीमारी से ग्रसित हैं तो। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे कि बहुत सारे पेशेंट्स महीनों तक दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दवाई बंद करते हैं या कम करते हैं डोज, तो उनकी प्लेटलेट्स फिर से गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो मरीज के दिमाग में हमेशा एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन उठता है कि डॉक्टर साहब, हम ये दवा इतने टाइम से खा रहे हैं और जब तक हम दवा खाते हैं तब तक तो हमारे प्लेटलेट्स सही रहते हैं, और जैसे ही हम कम करते हैं तो हमारे प्लेटलेट्स फिर से गिरने शुरू हो जाते हैं। तो आपको मैं इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि करीब 15 से 20% मरीजों के साथ ऐसा होता है जिसमें कि लॉन्ग टर्म रेमिशन यानी कि पूर्णतया सही मरीज नहीं हो पाते और वो दवाइयों के डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके की थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। खास करके ये मरीज जब भी कोई वायरल फीवर या इन्फेक्शन होता है तो उनको तुरंत उनके प्लेटलेट्स फिर से बहुत सीवियरली गिर जाते हैं दवाई खाते खाते भी। तो उस केस में हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है रिटक्सीमैब इंजेक्शन, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। मोटे तौर पे ये सारी दवाइयां सेफ हैं, बहुत ज्यादा इनके साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं ये नहीं कह सकता कि इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। तो हर दवा के क्योंकि थोड़े ना थोड़े कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि एक इंपॉर्टेंट कॉज जो प्लेटलेट लो होने का, खास करके नॉन सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने का, जिसमें कि प्लेटलेट काउंट 50,000 से 1 लाख के बीच में होता है, वो होता है कंकरेंट मेडिकेशंस किसी की चल रही हो। क्योंकि हमारी सोसाइटी में मरीज को कई तरीके की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की कोई प्रॉब्लम, तो इन सब बीमारियों के लिए जो दवा चलती है उनसे भी कई बार कुछ मरीजों में प्लेटलेट गिरते हुए नजर आते हैं, जिसको हम लोग ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और इस बीमारी में बस हमें उस पर्टिकुलर ड्रग का पता लगाना होता है जिससे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट्स, लो प्लेटलेट्स हो रहे हैं, और उस दवा को स्टॉप करके उसको किसी अदर दवा से रिप्लेस करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही कम मेडिसिन ऐसी होती हैं जिससे कि सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, और उनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हेपेरिन, जिसको कि हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में यूज करते हैं, और उसमें प्लेटलेट काउंट कई बार बहुत लो लेवल पे चले जाते हैं। आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपकी कुछ क्वेरीज को सॉल्व करने में सफल हुआ होऊंगा इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। हालांकि ये बीमारी बहुत ही टेंशन देने वाली होती है मरीज के लिए भी और उसके परिवारजनों के लिए भी, लेकिन मैं ये आश्वासन देता हूं कि इस बीमारी से बहुत कम मृत्यु देखी गई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% नॉन फेटल है, बट इससे बहुत ही कम मृत्यु देखी गई है, और ये ना ही किसी तरीके का कैंसर। नमस्कार।